एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनहांसिंग इमेजिनेशन। और ये जो टॉपिक है ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टू फॉस्टर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनहांस इमेजिनेशन इन लैंग्वेज लर्निंग, एडुकेटर्स कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड एक्टिविटी इनटू देयर टीचिंग अप्रोच। यानी अगर आप चाहते हो कि बच्चों का जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है उसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, उनकी इमेजिनेशन को एनहांस करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा। कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं इसको करने के लिए। देयर आर सम इफेक्टिव मेथड्स जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग। यानी आप क्या करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग की हेल्प लोगे। एनकरेज लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड क्रिएट माइंड मैप्स ऑन वेरियस लैंग्वेज टॉपिक्स। आप लर्नर्स को एनकरेज करोगे कि वो आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करें। यानी देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है ना, आप सपोज एक जगह बैठे हैं सबके सब, हर कोई अपनी तरफ से आइडियाज ब्लट आउट करेगा, मतलब बोलेगा या आइडियाज लिखेगा कहीं पे भी। अभी आपको कुछ नहीं सोचना कि आइडिया गलत है कि सही है, आप बस आइडियाज को बाहर निकालोगे। ठीक है, सो दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं। तो लर्नर्स को एनकरेज करना है कि वो ब्रेनस्टॉर्म करें आइडिया। सो बेसिकली आप क्या करोगे, आप लर्नर्स को कहोगे कि वो अपने आइडियाज़ बाहर निकालें, कि अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करें, माइंड मैप्स क्रिएट करें अलग अलग लैंग्वेज टॉपिक्स के लिए। माइंड मैप्स में क्या होता है ना, चीज़ों को आप किसी भी बड़ी चीज़ को या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको एक प्रॉपर फॉर्म में बनाते हो। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ कि बेटा इंग्लिश है, इंग्लिश से आपको क्या बेनिफिट होगा। फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा, ये अब मैं इसको पैराग्राफ में लिखूँ या माइंड मैप की फॉर्म में लिखूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना। सो ये जो टेक्निक होती है ना, इसकी वजह से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों के अंदर। एंड लर्नर्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स के साथ एंड वोकैबुलरी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। दिस टेक्निक स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग, यानी बच्चों के अंदर ये क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट करती है। एंड लर्नर्स को इससे हेल्प मिलती है कि वो कनेक्ट करें कॉन्सेप्ट्स को एंड वोकैबुलरी को एक विजुअली एंगेजिंग मैनर में। मैंने बताया ना, ये विजुअली बहुत अच्छा है, मतलब ये विजुअली बहुत एंगेजिंग लग रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द हमारा फर्स्ट स्टेप, जो अगर हम चाहते हैं बच्चों के अंदर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बनाना। देन कम स्टोरी टेलिंग इन क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्या होता है ना, एंगेज लर्नर्स इन स्टोरी टेलिंग इन क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटीज दैट एनकरेज देम टू यूज देयर इमेजिनेशन टू क्राफ्ट नैरेटिव्स। हम लर्नर्स को एंगेज करते हैं स्टोरी टेलिंग प्रोसेस में। मतलब हम उन्हें बोलते हैं कि बेटा आपको स्टोरी टेलिंग या ना स्टोरी को किसी इंटरेस्टिंग वे में बताना है, या फिर क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटीज़ जिसमें आप बच्चों को कोई चीज़ बताओगे, क्रिएटिवली उन्हें बोलोगे कि बेटा आप ये लिख के देखो, इस बारे में पूरी कहानी लिखो, जो उनको हेल्प करेगा कि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करे नैरेटिव्स, यानी किसी के बारे में। सपोज स्टोरी टेलिंग में क्या होता है ना, नैरेटिव फॉर्म होती है जिसमें आप एक स्टोरी बता रहे होते हो। तो आप एनकरेज करोगे कि अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो नैरेटिव्स बनाने के लिए, एसेज बनाने के लिए, पोएम्स के लिए। एंड ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये ऑटोमेटिकली लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड क्रिएटिविटी और फ्लुएंसी दोनों को प्रमोट करती हैं। तो सबसे पहले हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग, दूसरा हो गया स्टोरी टेलिंग इन क्रिएटिव राइटिंग, फिर थर्ड है रोल प्लेइंग एंड ड्रामा। Implement role playing and drama exercises where learners act out scenarios and engage in conversation in the target language। यानी कि यहाँ पर आप रोल प्लेइंग जैसे प्रोसेसेस करवा सकते हैं जिसमें बच्चा अलग अलग, सपोज कोई चैप्टर होता है तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो बच्चे उन कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे जैसे वो खुद ही वो हैं, एंड देन वो सेम डायलॉग डिलीवरी करेंगे। सो रोल प्लेइंग से क्या होता है, या फिर ड्रामा एक्सरसाइज से क्या होता है ना, बच्चों को एक ऐसे एक्चुअली उस सिनेरियो को एक्ट करने का मौका मिलता है। और अगर आप सेम चीज़ को एक्ट करते हो तो आपका माइंड उतना जल्दी उस चीज़ को समझता है। ठीक है, वो कॉन्वर्सेशंस उन्हें और अच्छे से समझ में आती हैं, वो उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे कई बेनिफिट्स होते हैं जब रोल प्लेइंग एंड ड्रामा होता है, जैसे कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी इंकरेज करता है ये, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है लैंग्वेज को लेके। ठीक है, इट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस फॉर द लैंग्वेज यूज। उसके बाद हुआ लैंग्वेज गेम्स। बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स या फिर नॉर्मल जो टीचर्स होते हैं अपने टीचिंग में ना गेम्स करवाते हैं। ठीक है, गेम्स जैसे कि आप वर्ड्स को एक दूसरे से मिलाइए, पजल्स करवाइए, रिडल्स करवाइए, ये बहुत फन और एजुकेशनल होता है। सो लैंग्वेज गेम्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना है ताकि बच्चा उसको अच्छे से सोचे, क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। एंड कई सारे वर्ड एसोसिएशन जैसे कि पजल्स, रिडल, इन सब चीज़ों को सोचना है, और ये सब गेम्स आप अपनी पढ़ाई में, अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। आप ऐसी टास्क डिज़ाइन कीजिए जो कि जिसमें आपको कोई ना, मतलब चाहे लैंग्वेज है या कुछ भी है, उसमें बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है।
सो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को डिजाइन करते हो तो जो लर्नर होता है ना, वो लैंग्वेज रिलेटेड चैलेंजेस को एनालाइज करता है। लर्नर क्या करता है, लैंग्वेज से जो रिलेटेड है चीज़ें उसको एनालाइज करता है एंड वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ बाहर आने की कोशिश करता है। सो इट रिक्वायर्स द लर्नर्स टू कम अप विद नई चीज़ों के साथ, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ बाहर आने की कोशिश करता है एंड ये कल्टिवेट करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसकी वजह से बच्चों के अंदर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाहर निखर के आते हैं। फिर है विजुअल आर्ट इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हो आप बच्चों को ना ये बोल सकते हो कि आप लैंग्वेज से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस बनाओ, ड्राइंग्स बनाओ। तो बेसिकली विजुअल मतलब जो देख सको, आप इंटीग्रेट करोगे यानी कि मिलाओगे विजुअल आर्ट्स को लैंग्वेज लर्निंग के साथ। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, आप उस लैंग्वेज के, जैसे कई बार ऐसा हिंदी में भी होता है ना कि आपको ये पोएम दी हुई है, पोम दी हुई है, या दिस इज अ पिक्चर, इसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हमने विजुअल आर्ट को लैंग्वेज के साथ मिला दिया। इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें ड्राइंग, इलस्ट्रेशन, कोलाजेस को हमने मिला दिया नॉर्मल जो थीम्स और टेक्स्ट होते हैं उनके साथ। दिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टिमुलेट इमेजिनेशन एंड स्ट्रेंथन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है ना, जिसमें आपने 2-3 चीज़ों को मिला दिया है, इससे इमेजिनेशन अपने आप में अच्छी होती है एंड साथ के साथ लैंग्वेज को जो कमांड है ना वो भी अच्छी होती है। फिर है इमेजिनेटिव प्रॉम्प्ट्स। ये प्रोवाइड करता है लर्नर को विद इमेजिनेटिव प्रॉम्प्ट्स और सिनेरियोज दैट एनकरेज देम टू थिंक क्रिएटिवली एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द टारगेट लैंग्वेज। जब लर्नर्स क्या करते हैं ना, कुछ भी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, इमेजिनेट मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को या प्रॉम्प्ट्स को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, उनको ना क्रिएटिवली सोचने का मौका मिलता है एंड वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आस्क देम टू इमेजिन अ फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड और डिस्क्राइब अ ड्रीम वेकेशन। तो उन्होंने क्या करा, इमेजिनेशन करा, बट इसकी वजह से टारगेट क्या हुआ, उनकी लैंग्वेज भी बेटर हो रही है। ठीक है, सो इमेजिन करते करते लैंग्वेज पे फोकस बढ़ गया। देन कम्स लिटरेचर एनालिसिस। एंगेज लर्नर इन एनालाइजिंग लिटरेचर एंड पोएट्री इन द टारगेट लैंग्वेज। आप लर्नर्स को कह सकते हो कि किसी भी पोएट्री को या लिटरेचर, जो भी पीस वो पढ़ रहे हैं, उसको एनालाइज करना है, लेकिन एनालाइज करना है अपनी टारगेट लैंग्वेज में। एनकरेज देम टू इंटरप्रेट थीम, सिम्बॉलिज्म एंड कैरेक्टर मोटिवेशन, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। आप उन्हें एनकरेज कर सकते हो कि वो अलग अलग थीम्स को इंटरप्रेट करे, समझे। सिम्बॉलिज्म मतलब किसी भी चीज़ को शो करना सिम्बलिक फॉर्म में कि भाई ये क्या है, किस बारे में है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैरेक्टर्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके जब कोई पर्सन अच्छे से एनालाइज करता है तो वो समझ पाता है कि अच्छा ये कैरेक्टर, इसके पीछे ये कहानी है, अच्छा ये इस कहानी का सिंबल मतलब ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी स्किल्स बाहर आते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ या लर्नर्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे एंड वो इस सब के टाइम पे ना खुद क्रिटिकली सोचेंगे एंड दे विल ट्राई टू शेयर एंड ए सिंगल गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होता है तो आप और मैं सपोज मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन हमारा गोल सेम है, तो इसमें ना कई सारी चीज़ें आती है। एक तो टीम वर्क एनहेंस होता है, आपका इमेजिनेशन बहुत काम करती है, आप फटाफट से सामने वाले को अपने आइडियाज़ बताते हो, वो आपको अपने आइडियाज़ बताता है। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ये ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है लर्नर के लिए कि वो लैंग्वेज लर्निंग जो है एक्सपीरियंस उस पर रिफ्लेक्ट करे। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे और अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को शेयर करे। इससे क्या होता है ना, उनकी यूनिक वॉइस और जो सेल्फ अवेयरनेस है वो काफ़ी एनहेंस होती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। उसके बाद है कल्चरल एक्सप्लोरेशन। ये इंट्रोड्यूस करता है लर्नर्स को डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन से। सपोज आप किसी दूसरे के कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो अब उस कल्चर में हो सकता है लैंग्वेज अलग हो या टारगेट लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसी से रिलेटेड है। तो जब आप उनके कल्चर और ट्रेडिशंस को मतलब उनसे रूबरू होते हो, उनको समझते हो, आपका जो पर्सपेक्टिव होता है थोड़ा और ब्रॉड होता है एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन की हेल्प से आपके लैंग्वेज स्किल्स भी अपने आप में अच्छे होते हैं एंड इसकी वजह से ऑब्वियसली इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी पे भी फर्क पड़ता है। एंड देन कम्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, सपोज मैंने भी आपसे कुछ पूछा तो उसका आंसर यस और नो हुआ, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं हुए। मैंने आपसे पूछा, उसका आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन बहुत डिटेल में, मतलब कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, सामने वाले पे डिपेंडेंट है कि बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये होना चाहिए।
तो अब उस बंदे का पर्सपेक्टिव भी होगा, उसका अपने थॉट्स भी होंगे, कुछ फैक्ट्स भी होंगे, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो किसी एक्टिविटी के टाइम पे, किसी डिस्कशन के टाइम पे, तो लर्नर और क्रिटिकली सोचता है, चीज़ों को एनालाइज करता है और चीज़ों को इंटरप्रिटेशन को ना अच्छे से एक्सप्लोर करता है कि अच्छा इसका ये मतलब है तो शायद पीछे कंक्लूजन ये होगा। सो दैट इज द होल ओपन एंडेड क्वेश्चन।